वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हरियाणा का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसके हमारे कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग रह गए थे। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वट डू यू थिंक अबाउट द स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और ये बोला गया है आप इस स्टेटमेंट के बारे में क्या समझते हैं। बोला क्या गया है स्टेटमेंट में कि एजुकेशन पिरामिड जो है इन इंडिया इज़ वेरी शार्प। ये बोला गया है कि अगर इंडिया का एजुकेशन पिरामिड बहुत शार्प है तो इसका मतलब हमें बताना है क्या है। अब हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके एजुकेशन पिरामिड इंडिया का बनाते हैं। क्या बोला गया है, एजुकेशन पिरामिड जो है इंडिया का, मान लो क्या बोला गया, वो बहुत शार्प है। अब हमने क्या किया, एक पिरामिड बना लिया और यहाँ पर हमने एजुकेशन पिरामिड में क्या बना दिया कि एजुकेशन पिरामिड क्या है, बहुत ज़्यादा शार्प है। ये चीज़ क्या दिखाती है, एजुकेशन पिरामिड की शार्पनेस को दिखाती है। अब एजुकेशन पिरामिड क्या शो करेगा, एजुकेशन पिरामिड हमेशा ये शो करेगा कि हमारे एजुकेशन के अंदर प्राइमरी लेवल पर स्टूडेंट कितने हैं, सेकेंडरी लेवल पर कितने स्टूडेंट ने एजुकेशन ली हुई है, या जो हायर एजुकेशन होती है उसमें कितने स्टूडेंट ने एनरोलमेंट की हुई है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर कितने स्टूडेंट ने एजुकेशन ले रखी है, सेकेंडरी एजुकेशन में कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है, हायर एजुकेशन में कितने स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि एजुकेशन जो पिरामिड होता है उस अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये बोला गया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी वैल्यूएबल, कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन इस बात का कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत मूल्यवान है, इस बात का एजुकेशन पिरामिड से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कि भारत में जो शिक्षा है, शिक्षा का जो प्रणाली है वो बहुत महंगी है। अब आप देखिए, जो आपको पिरामिड होता है उसमें तो सिर्फ आपको ये पता लगेगा ना कि एजुकेशन में प्राइमरी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, या हायर एजुकेशन में कितनों ने एडमिशन ले रखा है। तो उससे आपको कभी पता लगेगा कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सपेंसिव है या नहीं। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखिए, एजुकेशन इन इंडिया इज़ अ मेन टूल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कि किसी भी देश में जो एजुकेशन होती है वो उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा टूल होती है। बात तो ये सही है, लेकिन इसका भी एजुकेशन पिरामिड से कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन में बोला है वेरी फ्यू पीपल गेट एक्सेस टू हायर एजुकेशन लेवल एजुकेशन। क्या बोला है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन तक क्या हो रहा है, हायर एजुकेशन जो है वो पहुंच रही है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने देखा प्राइमरी एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन जो है उसमें भी काफ़ी बच्चों ने एनरोलमेंट लिया हुआ है, लेकिन हायर एजुकेशन तक आते आते हमारा एजुकेशन पिरामिड बहुत शार्प हो गया है। शार्प का मतलब है कि कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में बहुत कम बच्चे जो है पहुंच पाते हैं। ये बात अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट एजुकेशन पिरामिड के लेके बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग अ लिंकेज फ्रॉम अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, लिंकेज है। लिंकेज क्या होता है कि मान लो ये सर्कुलर फ्लो है हमारा इकोनॉमी का, हमने पैसे को निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया, और इकोनॉमिक जो फ्लो है, आय का जो चक्रीय प्रवाह है, उसमें वो पैसा नहीं घूम रहा। ये टॉपिक हम 12th से करते आ रहे हैं कि लिंकेज और विड्रॉ का जो टॉपिक है, लिंकेज क्या क्या चीज़ होती है। हमारी इकोनॉमी में बोला जाता है कि हमें सेविंग नहीं करनी चाहिए, टैक्स अगर लगाए जाएंगे तब भी पैसे को निकाला जा रहा है, इंपोर्ट करते हैं तब भी क्या होती है, लिंकेज होती है। तो सेविंग करना, टैक्स का लगना, इंपोर्ट होना, ये सब हमारी लिंकेज है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पैसा जो है सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रहा है। सर्कुलर फ्लो मतलब कहीं ना कहीं इनसे इनकम वगैरह जनरेट नहीं हो रही। सर्कुलर फ्लो में घूमने का मतलब है वो पैसा आपने लगाया
उससे कुछ लोगों को रोज़गार मिला, इनकम जनरेट हुई। लेकिन अगर सेविंग की जाती है, ज़्यादा टैक्स लगाए जाते हैं और इंपोर्ट करते हो तो आप दूसरे को पेमेंट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ऐसे में आप जो सर्कुलर फ्लो में जो इनकम घूम रही होती है उसको निकालते हो। अब ये देखते हैं इन जो ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो हमारा लिंकेज को शूट करेगा। बोला गया है राकेश ने बॉट किया है इंडियन मेड टीवी। राकेश ने भारत में बना 15,000 का टीवी खरीदा है। ये तो बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा अपने देश के अंदर ही है, तो ये तो लिंकेज नहीं हुआ। इसमें तो क्या है, सर्कुलर फ्लो में इनकम का फ्लो हो रहा है, तो ये आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला देखिए, प्रकाश बॉट अ सेकेंड हैंड स्कूटर फ्रॉम हिज फ्रेंड। प्रकाश ने सेकेंड हैंड स्कूटर को अपने दोस्त से खरीदा, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सर्कुलर फ्लो में इनकम जनरेट हो रही है, चल रही है, तो ये बात भी लिंकेज के बारे में नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखिए, मुकेश इंपोर्टेड अ ब्रांड न्यू कार फ्रॉम जापान 20 लाख। मुकेश ने जापान से 20 लाख की कार खरीदी। अब आपने इंपोर्ट किया है तो आप पेमेंट किसको करोगे, जापान को करोगे। तो जापान को करोगे तो जापान को आपने पेमेंट की, तो सर्कुलर फ्लो में कहाँ चली गई इनकम, इंडिया के सर्कुलर फ्लो से इनकम को निकाला गया और कहाँ चली गई वो, जापान को आपने इंपोर्ट की पेमेंट दे दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, विड्रॉ हो गया पैसा, लिंकेज हो गई पैसे की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा था कि इनमें से कौन सा लिंकेज का ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल बैलेंस रेफर्स टू, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में इंटरनल बैलेंस को दिखाया गया है। फर्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस होना। सेकंड ऑप्शन में बोला है बैलेंस ऑफ बजट ऑफ अ गवर्नमेंट। थर्ड ऑप्शन में बोला है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। इंटरनल बैलेंस है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स, अपनी जो इकोनॉमी है, जैसे अब इंडिया की एग्जांपल बात करूँ मैं, तो इंडिया के अंदर ही बैलेंस को लाया गया है। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस को दिखाता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर संतुलन है तो वो हमारा एक्सटर्नल बैलेंस को दिखाता है। अगर बैलेंस ऑफ बजट जो है गवर्नमेंट का वो बैलेंस में है, कि इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट को जितनी इनकम हो रही है उतने ही उसके एक्सपेंडिचर है। अगर ये वाली सिचुएशन है, गवर्नमेंट को जितनी इनकम हो रही है उतने ही उसके एक्सपेंडिचर है, ये सिचुएशन क्या दिखाती है कि सिर्फ आपका पूरी इकोनॉमी के अंदर, इंडिया के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर का बैलेंस ही बैलेंस में है, तो ये किसी एक सेक्टर के बैलेंस की बात कर रहा है। थर्ड ऑप्शन में देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, यहाँ पर क्या है, उत्पादन में पूर्ण रोजगार की स्थिति, ये चीज़ इंटरनल बैलेंस को दिखाती है। क्यों, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट ये कह रही है कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है और आउटपुट को बनाया जा रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट तक आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब है जितने भी लोग हमारी इकोनॉमी के अंदर काम करना चाहते हैं, हमने सब लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, तो ये बात तो बैलेंस की हुई, क्योंकि जितने लोगों को काम मिलना चाहिए सबको मिल रहा है, तो फिर क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी में क्या हो गया, एक तरह से इंटरनल बैलेंस को ये चीज़ शो करेगी। आप फोर्थ ऑप्शन को देखिए, फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये तो सेज लॉ ऑफ मार्केट है, तो यहाँ पर तो डिमांड और सप्लाई को इक्वल किया गया है बस। तो यहाँ पर हमसे पूछा था इंटरनल बैलेंस। इंटरनल बैलेंस तब होगा जब हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक हम आउटपुट को बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है महानोबिस मॉडल स्ट्रेस अपॉन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, कि जो महानोबिस का जो मॉडल है वो किसकी स्थापना पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, सेकंड में बोला है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, थर्ड में बोला है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री, फोर्थ में बोला है एग्रो सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जो महानोबिस है उसका जो मॉडल है वो हमेशा जो है इस बात पे स्ट्रेस आउट करता है कि हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडीज नेसेसरी गिव्स हायर वेट्स टू सर्विसेज लाइक डॉक्टर फीस, रेलवे एंड बस फार्स, कि अब इनमें से कौन सा जो है, किस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा वेट दोगे, जैसे कौन कौन सी सर्विसेज बोली गई हैं,
जैसे डॉक्टर की फीस, रेलवे या बस का जो किराया है बाहर, आपको वेट्स देना है। और किसको वेट देना है? सर्विसेज को। किसको वेट देना है? सर्विसेज को देना है। और अब बोला है इनमें से कौन से इंडेक्स का आप यूज़ करोगे इनको वेट्स देने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन में है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ करोगे, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स का यूज़ करोगे, थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को यूज़ करोगे, एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला है जीएनपी डिफ्लेटर। अब आप देखिए जीएनपी डिफ्लेटर तो आपका सिर्फ इन्फ्लेशन दिखाता है, ठीक है, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका हमेशा सिर्फ ये दिखाएगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसका क्या सिनेरियो है, किस तरह से हमारा क्या पोजीशन है, ठीक है, एक लेवल कि हमारा कौन सा स्थान है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, ठीक है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ हम क्या लेते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमारी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स बनाई जाती है ना, सिर्फ गुड्स, उनको हम वेट देते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर तो सिर्फ हम क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स बनती हैं सिर्फ उनको ही वेट्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ हमें ऑप्शंस में वेट्स किसको देनी है? सर्विसेज को देनी है। तो सिर्फ एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही एक ऐसा प्राइस इंडेक्स है जिसमें हम गुड्स को भी वेट्स देते हैं और क्या है, सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज जो सबसे ज़्यादा दोनों ही चीज़ें एक में शामिल की जाती है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसी के लिए हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट डिमांड इज फिक्स, सप्लाई इज फिक्स, प्राइस इज फिक्स, बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर फिक्स। अब आप देखिए टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है और हमेशा ये बात बोली जाती है, एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बहुत कम टाइम पीरियड में वो किसी भी चीज़ की सप्लाई जो है वो करे, क्योंकि फैक्टर सारे शॉर्ट रन में क्या होते हैं, सारे फिक्स होते हैं, एक ही वेरिएबल फैक्टर होता है। ऐसे में जितना कम टाइम पीरियड होता है उतना एक प्रोड्यूसर के लिए दिक्कत होती है कि वो प्रोडक्ट की सप्लाई कैसे करे। तो इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट के अंदर सप्लाई हमेशा क्या रहती है? फिक्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ एग्रीगेट सप्लाई स्लोप जो है इज पॉजिटिवली एंड देयर इज अ डिक्रीज इन अ मार्कअप ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट टू द, हमें क्वेश्चन में बोला है अगर आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? पॉजिटिव स्लोप का है। देखो हमने सप्लाई कर्व बना दिया, और क्या बोला गया है, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट होता है प्रोडक्शन करने में, दो तरह की कॉस्ट आती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट जो कांस्टेंट रहती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जिसमें चेंज होता रहता है। वो कह रहा है कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गई है? चेंज हो गई है, मतलब वो डिक्रीज कर गई है। अब क्या होता है, प्रोडक्शन की चाहे फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करे या वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करे, एक प्रोड्यूसर के लिए तो क्या होता है? अच्छा ही है, क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाना अब सस्ता पड़ेगा। अब जब कॉस्ट डिक्रीज कर जाती है तो एक प्रोड्यूसर क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी किसी भी प्रोडक्ट की बना पाता है। तो ऐसे में वो क्या करता है, जब कॉस्ट कम हो गई अब वो क्या करेगा? ज़्यादा प्रोडक्ट बना पाएगा। तो एक तरह से क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में यही बोला गया है, जब आपका एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिवली स्लोप है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या कर गई है? डिक्रीज कर गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर को कम कॉस्ट पे ज़्यादा आउटपुट बना वो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि वो सप्लाई अब आसानी से कर सकता है, ठीक है। अब डिमांड में तो कोई मूवमेंट नहीं आई, डिमांड तो जो पहले थी वो पहले थी। अब आप देखिए इस ई पॉइंट पर पहले वो था, अब वो किस पॉइंट पर आ गया? E1 पॉइंट पर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर एक प्रोड्यूसर की वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होगा या वो डिक्रीज करेगी तो उस सिचुएशन में एक प्रोड्यूसर क्या करेगा? उस प्रोडक्ट की ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा, तो सप्लाई का उसका राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का कम हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मार्केट में तो उसका जो प्राइस है वो उसको प्रोड्यूसर को कम मिलता है। तो इस सिचुएशन में इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा एक प्रोड्यूसर का, क्योंकि कॉस्ट कम हो गई है, उसके लिए बनाना आसान हो गया है, लेकिन सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसे उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का एक ही तरीका है कि आपसे उसका जितना डायग्राम बनता है उस अकॉर्डिंग आप उसका उतना डायग्राम बना लीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हमें यहाँ से दो आंसर मिले कि हमारा सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, मतलब आउटपुट हमारा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लेफ्ट द
राइट द प्राइस लेवल फॉल एंड आउटपुट इंक्रीज। ये बात सही है कि हमारा सप्लाई का राइट में शिफ्ट करेगा और प्राइस लेवल क्या होगा, वो आपका डिक्रीज करेगा। प्राइस लेवल फॉल करेगा और आउटपुट आपका इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे अगर आप ऐसे डायग्राम बना लेते हो तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आपको आंसर मिल गया। उसके बाद सिर्फ आपको ये देखना है कि ये आंसर किस ऑप्शन के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉ ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से किसको हम लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। लॉ ऑफ प्रोडक्शन क्या दिखाता है कि उत्पादन जो होता है उसको हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो हम कौन कौन से लॉ जो है फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थर्ड है रिटर्न टू स्केल एंड फोर्थ है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ फैक्टर। अब आप देखिए जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स। ठीक है, एक क्या होता है, प्रोडक्शन करते टाइम एक सिचुएशन आती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब वेरिएबल फैक्टर्स को लगाते हैं, प्रोडक्शन करते टाइम एक सिचुएशन आती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारे प्रोडक्शन पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स जो है वो लगता है। तो ये तो प्रोडक्शन की एक क्या है, सिचुएशन है। सेकंड ऑप्शन देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये तो उत्पादन का एक नियम ही है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो ये तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा। अब क्या होता है, एक सिचुएशन होती है रिटर्न टू स्केल की, जब हम प्रोडक्शन करते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर तो क्या होता है वहाँ पर रिटर्न टू स्केल जो है अप्लाई होता है। तो ये बात भी सही है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम इन तीनों को तो शामिल करेंगे, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर का लॉ ऑफ प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज नॉट अफेक्टेड बाय, कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर है आपका और वो किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होता। ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, प्रोपोर्शनल इनकम टैक्स लिव्ड बाय अ गवर्नमेंट। अब आपको मल्टीप्लाई का अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसको ईजिली सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, 1/1 माइनस MPC, और फिर क्या होता है, अगर आपको टैक्स की रेट दे रखी है तो फिर क्या होता है 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, और उसके बाद इंपोर्ट। अब ये चीज़ें देखिए तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस बजट जो मल्टीप्लायर है MPC, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, 1 माइनस MPC को क्या बोलेंगे, MPS बोलेंगे ना, तो ये इससे प्रभावित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट से भी प्रभावित होता है, ये बात भी सही है। टैक्स की रेट जो गवर्नमेंट कितनी लगाती है उससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, मल्टीप्लायर की वैल्यू कम या ज़्यादा चलती रहती है तो इससे भी प्रभावित होता है। लेकिन एक इकोनॉमी में कितनी इन्वेस्टमेंट फंक्शन हुआ, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या शो कर रहा है, इस बात से बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का कोई लेना देना नहीं है। तो हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज नॉट अफेक्टेड बाय, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमी का बैलेंस बजट मल्टीप्लायर से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वाज द बेस ऑफ पॉवर्टी लाइन कॉन्सेप्ट ऑफ दादा भाई नौरोजी, कि दादा भाई नौरोजी के अकॉर्डिंग जो बेस है पॉवर्टी लाइन का वो क्या है। हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, पर कैपिटल इनकम फर्स्ट ऑप्शन में, पर कैपिटल इनकम एंड इन्फ्लेशन, विलेज कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फोर्थ है कैलोरीज कंजप्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो थर्ड है जिसको जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि उनका ये मानना था कि लोगों को सिर्फ उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या एक सब्सिस्टेंस इनकम मिले और उससे क्या कर सके, वो अपने जीवन यापन में जो भी उन्हें गुड्स यूज़ करनी है खाने पीने की, सिर्फ उनको पास इतनी इनकम होनी चाहिए कि उनका सब्सिस्टेंट इनकम जो है मिले उन्हें और उनका जीवन यापन चलता रहे। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सब्सिस्टेंस वेज की बात की थी। सब्सिस्टेंस वेज क्या होती है, एक ऐसी एज
जिससे सिर्फ आपके खाने पीने का ही काम चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एवरेज टू एस्टिमेट कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन फ्रॉम टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में बोला है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से आपको उसमें से कास्ट बेस्ड पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है। जैसे एग्जांपल लगाओ, ये इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से आपको ये बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के कितने लोग हैं। ठीक है, अभी वैसे तो बहुत सारी कास्ट हैं पॉपुलेशन के हिसाब से देखो इंडिया के अंदर, लेकिन अगर हम ये मान ले कि इंडिया के अंदर ABCD 4 कास्ट के लोग रहते हैं, तो ऐसे में हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे? मोड का यूज़ करें, मीडियन का यूज़ करें, मीन का यूज़ करें या स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करें? ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको मैक्सिमम में से सिर्फ कुछ लोगों को छांटना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसे मोड मेथड बोलते हैं। तो अगर हमें इतनी सारी पॉपुलेशन में से सिर्फ कास्ट के हिसाब से पॉपुलेशन को छांटना है या एस्टिमेट करना है तो हमें मीडियन भी डिफ़िकल्ट पड़ेगा, मीन भी डिफ़िकल्ट पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफ़िकल्ट पड़ेगा। आपको सबसे आसान ऑप्शन जो पड़ेगा वो है मोड। मोड में क्या होता है, जो नंबर ऑफ टाइम्स आएगा ज़्यादा वही आपका आंसर हो जाता है। तो आप कास्ट के हिसाब से छांट रहे हो तो आप ये छांट सकते हो ना टोटल पॉपुलेशन में A कास्ट के लोग कितने हैं, B कास्ट के लोग कितने हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके आंसर सोल्व कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन। एक मोनोपोलिस्ट कब अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, जब उसकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, जब उसका आउटपुट मैक्सिमम होता है, या थर्ड ऑप्शन में बोला है जब उसकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, फोर्थ ऑप्शन में बोला है प्राइस इज हायर देन कॉस्ट। अब आपको पता है जब हम क्या करते हैं, एक मोनोपोलिस्ट की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशंस को देखते हैं तो पहली कंडीशन उसकी क्या होती है कि MC हमेशा MR के इक्वल होना चाहिए। जब ये कंडीशन उसकी स्टार्ट ही यहाँ से होता है उसका, तो उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज द हाईवे ऑफ कॉलोनियल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया। कि इंडिया और इंग्लैंड के मध्य जब व्यापार हुआ था अंग्रेजों के टाइम में औपनिवेशिक काल में, तो कौन से राजमार्ग का यूज़ किया जाता था? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें हमसे पूछा है जब कॉलोनियल ट्रेड हुआ, औपनिवेशिक काल में जब ट्रेड होता था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, तो कौन सा राजमार्ग का यूज़ किया जाता था? हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, नथुलाल ला पास फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में है पनामा कैनल, थर्ड ऑप्शन में है स्वेज कैनल एंड फोर्थ ऑप्शन में है अफगानिस्तान। तो उस टाइम में भारत के मध्य जब औपनिवेशिक राजमार्ग व्यापार का वो कौन सा था, वो था स्वेज कैनल। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जब ट्रेड होता था तो हम इस स्वेज कैनल जो है राजमार्ग एक था ये, इसका जो है उस टाइम हम यूज़ करते थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन अ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट चेंज ड्यू टू चेंज इन। ये बोला गया है कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड के अंदर मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आता है, तो पूछा है कि वो चेंज क्यों आता है, चेंज किस वजह से आता है। ठीक है, अब आप क्या करो, मार्जिनल कॉस्ट बना लो। ये बोला गया है कि शॉर्ट रन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, वो चेंज किस वजह से आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है फिक्स कॉस्ट की वजह से, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, थर्ड ऑप्शन में बोला गया है टोटल कॉस्ट की वजह से एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है एवरेज कॉस्ट की वजह से। क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट में कभी भी फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। मार्जिनल कॉस्ट में एक ही कॉस्ट होती है जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, सेकंड आंसर, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने की वजह से ही मार्जिनल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 145, इसमें बोला गया है विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि कौन से राज्य के अंदर सबसे कम जो है जीवन प्रत्याशा है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है तमिलनाडु, सेकंड ऑप्शन में बोला गया है केरल, एंड द थर्ड ऑप्शन इज बिहार, एंड फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन से राज्य के अंदर हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे कम है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है एट अ बर्थ होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लार्जर, क्वेश्चन में बोला गया है अगर हमारी एमपीसी की वैल्यू लार्जर है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये बोल दिया क्वेश्चन में कि हमारे पास एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो क्या है, ज़्यादा है। अब देखते हैं अब इसमें क्या बोला गया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल बी लार्जर, कि अगर एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा है तो एमपीएस भी ज़्यादा होगा। तो आप ये देखिए हमारा क्या रिलेशन होता है एमपीसी और एमपीएस का, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि आपकी एमपीसी ज़्यादा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये मतलब हो गया कि आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो क्या है, कम है, क्योंकि इसका मतलब ये है ना आपने ज़्यादा पैसा जो है वो क्या कर दिया है, खर्च लिया है, और आपके पास जो सेव करने के लिए पैसा बचा है वो कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया, आंसर्स के ऑप्शन में दे दिया कि आपकी एमपीसी तो ज़्यादा रहनी चाहिए, लेकिन वो तो ज़्यादा रहेगी क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है, तो आपकी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो भी लार्जर होगी। ये बात गलत है। अगर एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो एमपीएस हमारा हमेशा कम रहेगा। मल्टीप्लायर वैल्यू विल बी लार्जर, ये बात सही है, क्योंकि मल्टीप्लायर में और एमपीसी के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी ज़्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उतना ज़्यादा क्या होता है, हमारा मल्टीप्लायर होता है। थर्ड ऑप्शन में बोला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी लार्जर, कि हमारी एपीसी भी क्या होगी, लार्जर होगी। अब आप ये देख लो जब आपकी एमपीसी ज़्यादा है तो आपकी एपीसी भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में बोला है ऑटोनोमस कंजप्शन विल बी हायर। ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है, ऐसा कंजप्शन जिसका एमपीसी से इनकम से कोई लेना देना नहीं है। तब आप एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा होने पर ये नहीं बता सकते कि आपका ऑटोनोमस कंजप्शन हायर होगा या नहीं होगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। आपके कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट निकले हैं, सेकंड एंड थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में सेकंड और थर्ड ऑप्शन को करेक्ट किया गया। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर हमारा सेकंड ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्योर कंपटीशन, कि इनमें से कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जो प्योर कंपटीशन की नहीं है। अब आप जब परफेक्ट कंपटीशन हम करते हैं तब हम इसको प्योर कंपटीशन को भी करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन की जितनी भी कंडीशन है वो प्योर कंपटीशन की होती है, लेकिन सिर्फ दो कंडीशन वहाँ पर मैच नहीं करती। एक तो परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फैक्टर मोबिलिटी होती है, लेकिन प्योर कंपटीशन के अंदर परफेक्ट फैक्टर मोबिलिटी नहीं होती। और यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन होती है हर चीज़ के बारे में बायर और सेलर को, यहाँ पर प्योर कंपटीशन के अंदर नहीं होती। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ये बात सही है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है, ये बात भी सही है। लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर होते हैं प्योर कंपटीशन में भी, ये बात भी सही है। लेकिन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बात परफेक्ट कंपटीशन के कंटेक्स्ट में तो सही है, लेकिन प्योर कंपटीशन के कंटेक्स्ट में नहीं, क्योंकि प्योर कंपटीशन के अंदर जो फैक्टर्स की जो मोबिलिटी है परफेक्ट नहीं होती, तो उस सिचुएशन में वहाँ पर उनको होता है कि हम उन्हें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो उठानी पड़े, तो वहाँ पर एब्सेंस नहीं होती ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की। प्योर कंपटीशन के अंदर प्रेजेंस होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। तो हमसे पूछा है कौन सी कंडीशन नहीं है, तो ये वाली जो थर्ड कंडीशन है कि एब्सेंस ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द प्राइस ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज बाय 18%। अगर कोल्ड ड्रिंक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है 18% से एंड क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक डिमांड फॉल बाय 21%, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड 21% से फॉल कर जाती है एंड दिस इंडिकेट्स दैट जो डिमांड है कोल्ड ड्रिंक की क्या वो यूनिटरी इलास्टिक है या फिर वो इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक का मतलब इक्वल टू 1, इलास्टिक मतलब मोर इलास्टिक की बात हो रही है यहाँ, मतलब कि 1 से ज़्यादा ग्रेटर देन 1, और इनइलास्टिक का मतलब है लेस देन 1, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इन्फिनिटी। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन अ प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए प्राइस में 18% का चेंज आया, क्वांटिटी में 21% का चेंज आया। अब हमने क्या किया, 18 किया यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का निशान, और इलास्टिसिटी में क्या होता है, इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में एक माइनस पहले से होता है जो हमने फॉर्मूले में लगा दिया, और कितने परसेंट, 21% क्या हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 18 को जब आप 21 से डिवाइड करोगे तो आपका 1.1 आगे समथिंग आएगा। इसका मतलब आपकी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, तो यूनिटरी इलास्टिक तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, उससे जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका 1.1 समथिंग आंसर आएगा, और उसके बाद आपको पता है कि 1 से आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी डिमांड मोर इलास्टिक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद ये बताना है कि कौन सा सबसे बेस्ट अल्टरनेट है। ऑप्शन में क्या गिवन है हमें, व्हेन राम डिपॉजिट करेंसी इन अ कमर्शियल बैंक, कैश गोज आउट ऑफ द सर्कुलेशन एंड मनी सप्लाई डिक्लाइन। ये बोला गया है कि राम ने क्या किया, बैंक के अंदर कैश को डलवाया है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से सर्कुलर फ्लो से पैसा निकल गया और मनी की जो सप्लाई है वो कम हो गई। तो क्या ये बात सही है? नहीं। जब कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो भी पैसा होता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर जितना भी पैसा होता है, जब आप मनी सप्लाई, टोटल मनी सप्लाई की बात करते हो, तो क्या होता है, जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक्स में होता है वो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। तो इस वजह से जब कमर्शियल बैंक के अंदर जो पैसा है उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करते हैं। और राम ने भी क्या किया है, राम ने भी कमर्शियल बैंक के अंदर पैसा जमा कराया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी मनी की सप्लाई इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए? मनी सप्लाई तो बढ़ेगी ना, क्योंकि जब हम मनी सप्लाई के अंदर कमर्शियल बैंक के पैसे को इंक्लूड करते हैं तो मनी सप्लाई हमारी डिक्लाइन थोड़ी करेगी, तो हमारी मनी सप्लाई जो है वो क्या करेगी, मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज करेगी। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो हमारा हो गया रोंग। सेकेंड ऑप्शन में बोला है इफ़ द RBI क्रिएट्स मोर मनी इंडिया वुड अचीव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर RBI ज़्यादा से ज़्यादा मनी को प्रिंट करेगा तो क्या लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर होगा? नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इनकम है वो लोगों के पास सही से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है या नहीं, या कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है, कुछ के पास बिल्कुल नहीं है। तो ज़्यादा मनी सप्लाई करने से या ज़्यादा नोट छापने से तो इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट में जो बातें बोली गई हैं वो बिल्कुल गलत बोली गई हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें बोला गया है कि फर्स्ट ऑप्शन भी रोंग है, सेकंड ऑप्शन भी रोंग है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है इन अ इकोनॉमी एग्रीगेट मनी रिसोर्सेज आर इक्वल टू द सम ऑफ, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारे जितने भी रिसोर्स हैं, किसके, मॉनेटरी रिसोर्स, उनका सम क्या होता है, कि मनी सप्लाई एक तरह से इकोनॉमी में पूछा गया है कि क्या है, सेंट्रल बैंक नोट्स इन अ सर्कुलेशन, स्मॉल कोइंस या कोइंस इन अ सर्कुलेशन, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। अब हमने अभी अभी बात की कि मनी सप्लाई में हम इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर भी हमसे क्या पूछा है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स एक इकोनॉमी के कितने हैं, तो ये सब हमारे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स हैं, तो इसलिए हम ऐसा ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब जब हमें पता है कि
हमारे मॉनेटरी रिसोर्स में या मनी सप्लाई में सेंट्रल बैंक के पास कितना सर्कुलेशन में मनी है, कोइंस कितने हैं स्मॉल या बिग, टाइम डिपॉजिट विद बैंक कितना है, ये सब इंक्लूड होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आज हमारा 2019 का एचटेट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर आपके पास किसी के पास भी एचटेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो प्लीज़ economicsbydd@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हो ताकि हम और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें। मेरी ईमेल आईडी है economicsbydd@gmail.com। ठीक है, अगर आपके पास और क्वेश्चन पेपर है तो हम उनको भी सोल्व करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।